नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं टॉपिक जो आप लोगों के बीच लेके उपस्थित हुआ हूं वो सहायक अध्यापक एलटी भर्ती परीक्षा का जो प्रथम पेपर है, प्रथम पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट का अगर मैं कहूँ जो टॉपिक सेकंड टॉपिक है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अगर मैं बात करूँ टॉपिक है जो शैक्षिक विचारधारा और उसकी जो शैक्षणिक अवधारणाएं हैं, वहां से आपका ये मॉक टेस्ट आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ इस मॉक टेस्ट को आप बनाते हुए चलिएगा, जिससे कि आपका स्वमूल्यांकन होता हुआ जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, आज का टॉपिक का जो पहला प्रश्न है ये कह रहा है अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले तथा मेलविल बटलर किस विचारधारा के ये समर्थक थे। ये जितने भी ये दार्शनिक आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये जो दार्शनिक है ये किस विचारधारा की या कहें किस चीज को सारथी रूप में मानते थे, किसका ये समर्थन करते थे। ईश्वर का समर्थन करते थे या आत्मा का समर्थन करते थे या प्रकृति का समर्थन करते थे या परमात्मा का समर्थन करते थे। जिसे भी आता है क्वेश्चन आंसर इसमें देते हुए चलिएगा। दोस्तों, ये तमाम जितने भी ये दार्शनिक हैं, ये जिसका समर्थन करते हैं वो ईश्वर का समर्थन करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट है। इसी कड़ी में दूसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि रॉस के अनुसार प्रकृतिवाद को परिभाषित करना कठिन क्यों माना है। ये देखिए, जो रॉस हैं, जो दार्शनिक हैं, ये कहते हैं कि प्रकृतिवाद को परिभाषित करना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि कठिन क्यों माना इनके द्वारा? विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण, या सर्वोच्चता के कारण, या असत्य होने के कारण, या विश्वास न होने के कारण, इसलिए इसे क्या करें, परिभाषित करना कठिन क्यों माना जाता है। तो इसको ये देखिएगा दोस्तों, ये इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें अगर देखोगे रॉस के आधार पर जो प्रकृतिवाद को जो परिभाषित करना जो कठिन क्यों माना गया है, क्योंकि ये विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने के कारण इसे माना गया। ये अलग अलग डेफिनेशन या कहें अलग अलग थ्योरीज ये अपने अपने यहाँ पर रखते हैं, तो इसलिए कहते हैं कि इसको प्रयुक्त होने के कारण इसे मानना कठिन क्यों माना जाता है, इसलिए माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यथार्थवादी प्रकृतिवाद को किस को सत्य मानता है। देखिए, जो यथार्थवादी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रकृतिवाद किसको सत्य मानता है। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। जब हम बात करते हैं इन चीजों की, तो उसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है वो आपका ए चेतना होता है, या बी प्रकृति को है, या फिर अध्यात्म को, या यथार्थ को। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर क्या हो सकता है, जिसे भी आता है इसका आंसर दीजिए। देखिए दोस्तों, यथार्थवादी प्रकृतिवाद को इसलिए सत्य मानते हैं क्योंकि ये यथार्थवादी या यथार्थ बन जीते हैं, तो यथार्थ को ही ये समर्थन करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी एज ए राइट आंसर है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यंत्रवादी प्रकृतिवाद मनुष्य को डेडस मानता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यंत्रवादी प्रकृतिवाद मनुष्य को डेडस मानता है। क्या मानता है यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये सत्य मानता है, या मित्र मानता है, या पुरुष प्रकृति मानता है, या यंत्र मानता है। तो क्या मानता है? तो दोस्तों, शब्द क्या आ रहा है, शब्द यंत्रवादी की बात करो। यंत्रवादी प्रकृति को डेडस क्या मानता है, तो यंत्रवादी क्या मानते हैं, यंत्र ही मानते होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लिख दें यंत्र, तो यंत्र मानता है। ठीक है, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, एज ए डी एज ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये कह रहा है कि जैविक प्रकृतिवाद किस सिद्धांत पर आस्था रखते हैं। जो भी जैविक प्रकृतिवादी लोग हैं वो किस सिद्धांत पर आस्था रखते हैं, विकास पर आस्था रखते हैं, या विश्वास पर आस्था रखते हैं, या सत्य पर आस्था रखते हैं, या कहें फिर आपके अहिंसा पर। तो क्या हो सकता है इसका, तो जो जैविक प्रकृतिवादी हैं वो आपके विकास पर क्या रखते हैं, आस्था ये रखते हैं। ठीक है, एज ए ऑप्शन ए राइट है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे छठे नंबर का प्रश्न। छठे नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रकृतिवाद ने शिक्षा के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और वैज्ञानिक विचारधारा के स्पर्श निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की है। यह कथन किस विचारक का है? तो आपको ये बताना है। यहाँ पर रूसो दिया हुआ है, कैमिन दिया है, आपके प्लेटो दिया है, मोनरो दिया गया है। तो कौन है, ए बी सी डी कौन? ऑप्शन जो ये है, ऑप्शन आपका डी मोनरो करके ये जो है, तो ये सत्य है इसमें। ठीक है, ऑप्शन राइट आंसर आपका क्या है, डी है एज ए राइट आंसर। ठीक है, अब बात करेंगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए,
प्रकृतिवाद ने डैड डैड नारा या संदेश दिया। प्रकृतिवाद का जो नारा है क्या है, उन्होंने क्या नारा दिया या संदेश क्या दिया? प्रकृति को देखो, प्रकृति को समझो, प्रकृति की ओर लौटो, या फिर कहे प्रकृति को सुनो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि सभी बच्चों को इसका आंसर आता होगा। ये क्वेश्चन पूछे जाने की इसकी संभावना 7% है। तो दोस्तों ये जो कहा गया है प्रकृति की ओर लौटो, ये प्रकृतिवाद ने क्या दिया था? नारा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 8वें नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर का प्रश्न क्या है? प्रकृतिवादियों ने ना पुस्तकी शिक्षा का विरोध किया। विरोध क्यों किया? देखिए, जो प्रकृतिवादियों ने अगर देखें पुस्तकीय शिक्षा का विरोध क्यों किया, ये अनुभव द्वारा सीखने के लिए, कहें, या शिक्षा विरोध होने के कारण, या पुस्तक विरोधी होने के कारण, या प्रकृति को समझने के लिए। तो क्यों किया? तो ये जो विरोध किया गया था बेसिकली अगर देखोगे अनुभव द्वारा सीखने के लिए। ये कहते हैं कि प्रकृतिवादी लोग कहते हैं कि प्रकृति की गोद में रहकर बच्चे को, या जो भी शिक्षक ग्रहण कर रहा है, तो प्रकृति के गोद में से क्या करना चाहिए? 12 साल या 14 साल तक की उम्र के लिए उसे स्वतंत्र किताबी की दुनिया से उसे दूर रख दिया जाना चाहिए। वो स्वतंत्र रूप से जहाँ से सीखे, प्रकृति से ही सीखे। प्रकृति ही क्या है? जननी के रूप में इन्होंने माना है। तो इसलिए ये कहते हैं कि प्रकृति की अवस्था में से क्या कर दिया जाना? छोड़ दिया जाना। इसलिए प्रकृतिवादी इस चीज को मानते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, ये कहते हैं 9वें नंबर का प्रश्न है कि प्रकृतिवादी प्रकृति को क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, सत्ता मानते हैं, शिक्षक मानते हैं, या बालक मानते हैं? तो जो प्रकृतिवादी जो लोग हैं वो क्या मानते हैं? ईश्वर मानते हैं, या फिर सत्ता मानते हैं, या शिक्षक मानते हैं, बालक? जिसे भी आंसर आता है यहाँ पर आंसर दीजिए। मूक दर्शक बनने की कोशिश ना करें, जिससे कि आपका क्या होगा? स्वमूल्यांकन होगा, और आप कितना स्कोर कर पा रहे हो ये इससे पता चल जाएगा कितना आपको आ रहा है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका क्या है? ऑप्शन सी, वो प्रकृति को एक शिक्षक के रूप में मैंने। हमें शिक्षक क्या करता है? हमें शिक्षक हमारे जीवन के उन क्षेत्र की तरफ वो बढ़ाता है जहां पर हमारा सर्वांगीण विकास होता है। हमें क्या करता है? अंधकार से प्रकाश की ओर लाने की वो कोशिश करता है। तो इसीलिए प्रकृति भी क्या है? निरंतरता हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। जिस प्रकार से शिक्षक हमें निरंतर नई नई चीजें सिखाते रहता है, तो प्रकृति भी हमारे जीवन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है, जहां से हमारा भरण पोषण इत्यादि तमाम चीजें होती हैं। तो इसलिए ये कहते हैं कि प्रकृतिवादी लोग कहते हैं कि प्रकृति की गोद में ही बच्चे को छोड़ देना चाहिए, जिससे कि वो प्रकृति की गोद में रहते हुए सीखे, अनुभव करें ये चीजें। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये 10वें नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये प्रयोजनवाद का अर्थ है। अब प्रयोजनवाद का अर्थ क्या है हो सकता है? तो जिसे भी आता है आंसर दीजिए। प्रयोजनवाद का अर्थ की हम बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर व्यवहारिकता है, उपयोगिता है, प्रायोगिकता है, या सामाजिकता है? तो क्या है? चलिए आंसर दीजिए जिसे भी आता है। जो प्रयोजनवाद का जो अर्थ है, बेसिकली वाद का जो अर्थ है वो व्यवहारिकता है। ठीक है, ये व्यवहारिकता पर ही ज्यादा फोकस रखते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 11 नंबर का प्रश्न है। 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्रयोजनवाद के रूप हैं। प्रयोजनवाद के रूप कितने माने जाते हैं? तो अगर आप बेसिकली प्रयोजनवाद का रूप देखोगे तो कितने आपको देखने को मिलते हैं? तो यहाँ पर दिए हुए हैं आपके, 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, और साथ ही आपके दिया है 3 दिया है। तो कितना है? तो ये आपको बताना है। तो दोस्तों चलिए आंसर दीजिए। प्रयोजनवाद की अगर हम बात करें तो ये इसके 4 प्रकार के क्या है? रूप माने जाते हैं। ठीक है, 12वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो। प्रतिक्रिया प्रधान शिक्षा प्रयोजनवादी शिक्षा में क्रिया की आवश्यकता को अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि व्यवहारिक रूप में प्रदान करती है, व्यवहारिक रूप में प्रदान करती हैं, ये मानव कल्याण करती हैं, यह सत्य का ज्ञान कराती हैं, यह उद्देश्यपूर्ण होती हैं। तो चलिए बताइए, जिसे भी इसका आंसर आता है वो बताइए। देखिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका ए है, व्यवहारिक रूप प्रदान करती हैं। क्या है? ठीक है, अब यहाँ पर देखो 13 नंबर का प्रश्न ये कह रहा है कि प्रयोजनवादी उपयोगी पाठ्यक्रम पर बल देते हैं क्योंकि वे विश्वास करते हैं। प्रयोजनवादी जो पाठ्यक्रम है उस पर बल देते हैं क्योंकि वो किस पे विश्वास करते हैं? व्यवहार में विश्वास करते हैं, या प्रतिक्रिया में विश्वास करते हैं, या फिर पाठ्यक्रम में विश्वास करते हैं, या सिद्धांत पर विश्वास करते हैं? तो किस पे करते हैं? बेसिकली जो ये करते हैं प्रयोजनवादी जो लोग हैं वो आपकी प्रतिक्रिया में क्या करते हैं? बिलीव करते हैं। तो इसमें क्योंकि वो विश्वास करते हैं, प्रतिक्रिया में विश्वास करते हैं, तो यह देखिए। अब यहाँ पर 14 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रयोजनवादी
किस शिक्षण पद्धति में विश्वास रखते हैं। जो प्रयोजनवादी जो लोग हैं, जो इस विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो शिक्षा पद्धति में जो विश्वास रखते हैं, किस टाइप से रखते हैं, सिद्धांतिक शिक्षण पद्धति हो या उपयोगी शिक्षण पद्धति हो या प्रगतिशील शिक्षा पद्धति हो या विचारात्मक शिक्षा पद्धति हो, तो किस पे ये बिलीव करते हैं। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है, जिसे भी आंसर आता है चलिए आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, आपको मैं बताऊं, वो आपका क्या है, ऑप्शन सी, प्रगतिशील शिक्षण पद्धति पर ये विश्वास रखते हैं। ठीक है, किस पर रखते हैं, प्रगतिशील। अब यहाँ पर देख पा रहे होगे, ये कह रहा है कि 15 नंबर का प्रश्न है कि आदर्शवाद बल देता है, अंतिम सत्ता मानता है। आदर्शवाद बल किस पर देता है कि अंतिम सत्ता मानता है, किसे मानता है, अध्यात्मक या ईश्वर या फिर प्रकृति को या शिक्षा को। चलिए जिसे भी आंसर आता है तो दे सकते। ठीक है, जो ये बल देते हैं बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन ए इसका क्या है, एज ए राइट आंसर, अध्यात्म पर क्या देते हैं, बल देते हैं। अब यहाँ पर देख पा रहे हो 16 नंबर का प्रश्न, 16 नंबर का प्रश्न क्या कह रहे हैं, यथार्थवाद के अनुसार हमारा अस्तित्व स्वतंत्र न होकर किसके प्रतिक्रिया का निर्धारण करता है, तरल पदार्थ का, वायु पदार्थ का, ठोस पदार्थ का, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिए, जिसे भी आंसर आता है चलिए जल्दी से आप आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों अगर मैं इसका आंसर दूं आपको, ये क्या कहते हैं, बाह्य पदार्थों का। ठीक है, ये क्या कहते हैं, पदार्थ यथार्थवाद के अनुसार हम जो हमारा अस्तित्व है स्वतंत्र ना होकर किसके प्रतिक्रिया का निर्माण करती है, तो ये बाह्य पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे हो 17 नंबर का प्रश्न, ये यथार्थवाद की शिक्षण विधियां बल देती हैं, सत्य असत्य कथन को आप चुनाव कर सकते हैं, इसमें चुन सकते हैं। तो ये कहते हैं ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण या वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, या फिर आपको ये केवल पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना होता है, या सांस्कृतिक और व्यवहारिक शिक्षा के समन्वय पर बल देते हैं। तो बेसिकली किस पे ये बल देते हैं, तो दोस्तों ये जो बल देते हैं तो ये केवल जो पुस्तकीय ज्ञान पर क्या करते हैं, ये प्रदान, जो पुस्तकीय ज्ञान जो प्रदान करना होता है किसका, आपका जो हमने कहा यथार्थवाद की जो शिक्षा विधियां हैं उस पर बल देती है, इसका क्या सत्य है। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है 18 नंबर का प्रश्न है, प्रयोजनवाद का कार्य है, इसका क्या कार्य है ये आपको बताना है, सिद्धांत, परिणाम या मापदंड या व्यवहारिकता। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए, जिसे भी आता है वो कमेंट कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है, प्रयोजनवाद का जो क्या है, जो कार्य है वो व्यवहारिकता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। अब देखिए यहाँ पर आया है 1900 नंबर का प्रश्न, आदर्शवाद का आश्रय है। ठीक है, विचारवाद का या अध्यात्मवाद का या यथार्थवाद का या सामान्यवाद का। तो कौन सा इसका सही आंसर हो सकता है, चलिए बताइए। तो देखिए जो आदर्शवाद का जो आश्रय है वो विचारवाद पर ये आधारित होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे 20वें नंबर का प्रश्न, 20वें नंबर का प्रश्न क्या कर, रूसो को विद्यालय शिक्षा क्यों आकर्षित नहीं कर सकती है या फिर कर सकती। तो हम जब रूसो के बारे में बात कर रहे हैं तो इसको थोड़ा समझना अत्यंत अनिवार्य हो जाएगा। देखिए अंधविश्वास के कारण, प्रकृति उपासक के कारण, या ठोस और कृत्रिम होने के कारण, या शिक्षा विरोधी होने के कारण, तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, जिसे भी आता है वो इसका आंसर दे सकता है। ठीक है, इसका क्या है, ये कहते हैं कि जो रूसो है वो कहता है कि ठोस और कृत्रिम होने के कारण ये इसका क्या करता है, इसको आकर्षित नहीं कर सकती है, किसको, रूसो को नहीं कर सकती। अब रूसो के बारे में अगर हम थोड़ा समझें, इसके बेसिकली जो इन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उसकी अगर हम बात करें, ये कहते हैं कि जो विद्यालय की जो शिक्षा कठोर और साथ ही जो कृत्रिम होने के कारण उन्हें इस ओर वो आकर्षित नहीं करती है, क्योंकि वहाँ पर कृत्रिम चीज़ों के होते हैं और ठोस चीज़ें वहाँ पर चीज़ें करवाई जाती हैं। और बचपन से ही अगर वो देखें तो प्रकृति सौंदर्य के प्रशंसक वो रहे हैं, और उनका अगर मैं बेसिकली कहें तो प्रकृति से उनका प्रेम हमेशा बढ़ता रहा, और जो कि बाद में उनके शिक्षा संबंधी जो दर्शन शास्त्र है उसमें भी उसकी झलक दिखाई देती है। ये हमेशा रूसो हमेशा ये कहते हैं कि भैया जो बच्चा है जब जन्म लेता है तो जन्म के समय उसके माता पिता का अगर देहांत तो हो गया, बेसिकली अगर बात करें तो वो किसके अंतर्गत पलता है, तो वो प्रकृति के गोद में या प्रकृति के संग वो पलता है। तो वो सदैव खुले वातावरण
का समर्थन करते हैं, क्योंकि जब रूसो का जन्म हो रहा था तो उनकी माता का देहांत हो गया था, माता का देहांत हो गया था। तो उनका जो लालन पालन हुआ, उनकी जो चाची द्वारा उनका लालन पालन हुआ, और इनके पिता घड़े बनाने वाले वो एक कारीगर के रूप में वो काम किया करते थे। ये जो रूसो थे ना, हमेशा क्या करते थे, वातावरण में हमेशा घुमक्कड़ टाइप के थे, ये घूमते फिरते रहते थे। इसके फलस्वरूप क्या हो, ये प्रकृति के उपासक बन गए, प्रकृति की गोद में रहे। और जब ये 6 वर्ष के थे ना, जब इनकी आयु 6 वर्ष के थे, तो उन्होंने क्या किया, धार्मिक और ऐतिहासिक पुस्तकों के साथ उन्होंने उपन्यासों का भी अध्ययन करा, उपन्यास को भी पढ़ना प्रारंभ कर दिया। और उनकी जो बेसिकली अगर देखें, जो मूल प्रवृत्तियां रही हैं, वो आत्म अभिव्यक्ति की भावनाओं को कहीं ना कहीं विकास को वो बल देते हैं। तो यह देखिए जैसे रूसो के कुछ ऐसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर विचार दिए गए हैं, रूसो हमेशा प्रकृतिवाद के उपासक रहे हैं, जो प्रकृति को शिक्षा का उन्होंने हमेशा आधार माना है। और जो तत्कालीन अगर मैं कहूँ, जो नियम हैं, आडंबर हैं, और जो कृत्रिम तौर पे या कठोर जो भी चीज़ हैं, ये कहते हैं ये प्रणाली इसी का क्या है, इसको घेरे रहते हैं। तो इसका घोर विरोध इनके द्वारा ये किया गया है। रूसो के अगर आधार पर अगर देखें, जो उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे सिद्धांत कहें या ऐसे विचार उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। प्रकृति शुद्ध और सहज, सुंदर और सुखमय होती हैं, इनके द्वारा कहा गया। ये कहते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में स्वतंत्र रूप से शुद्ध और सहज और सुंदरता और सुखमय, और अगर बात करें वो स्वतंत्र रूप में रहना सीखता है। और फिर भी उसका क्या कहता है, जन्मजात जो स्वभाव होता है वो एक दूसरे से प्यार करना होता है, और एक दूसरे का सहयोग करना होता है, और एक दूसरे की प्रशंसा करने होते हैं। समाज कहीं दोषों से भरा पड़ा है, ये ऐसा भी कहते हैं, क्योंकि प्रकृति पूर्ण रूप से क्या है, शुद्ध है। और अगर कहते हैं ये जो रूसो हैं, बेसिकली ये जो कहते हैं कि जो हम सही ज्ञान प्रकृति, जो हमें जो सही ज्ञान जो प्राप्त होता है ना, वो प्रकृति से प्राप्त होता है, ना कि समाज से। और मनुष्य की जितने भी इंद्रियां होती हैं, ज्ञान का प्रवेश द्वार वो मानते हैं उनको, इंद्रियों द्वारा ही क्या किए जाते हैं, शिक्षा है, सच्ची शिक्षा वहीं से होती है। तो बेसिकली इनके द्वारा इन चीज को बेसिकली फोकस रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख पाओगे 21वें नंबर का प्रश्न है, प्लेटो प्रकृति को मानते हैं, सत्य कथन का चुनाव करें। तो यहाँ पर आकार रहित मानते हैं, भेदभाव या संचार रहित या सशक्त है। तो प्लेटो क्या मानते हैं, थोड़ा इसको मुझे बता सकते हैं, जिसे भी आता है। तो प्लेटो हमेशा जो मानते हैं वो संचार रहित इसे मानते हैं। ठीक है, जब हम प्लेटो की बात करते हैं, तो प्लेटो ने अपने जीवन में, जैसे यूनान के इतिहास का में एक बहुत महत्वपूर्ण जब नाजुक दौर आया था, तो वो दौर उन्होंने देखा, और उन्होंने अपनी आंखों से जैसे एथेन को स्पार्टा के सामने घुटने टेकते हुए भी इन्होंने देखा था। और अगर प्लेटो का जो जन्म अगर कभी पूछे जाता तो एथेन में इनका जन्म हुआ था, और एथेन में ही अकादमी नामक जो दार्शनिक जो विद्यापीठ थी उसकी उनके द्वारा शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर इन्होंने जैसे दार्शनिक विचार को समुचित रूप में वहाँ पर पढ़ाया। और प्लेटो सुकरात का शिष्य और साथ ही अरस्तु का ये गुरु भी मानते हैं। तो प्लेटो का जो प्रमुख जो उपन्यास रहा है, बेसिकली अगर आप देखोगे तो वो रिपब्लिक रहा है। प्लेटो ने अगर देखें, जो शिक्षा को मनुष्य के स्वर्णांगी विकास का एक माध्यम माना है, और इनका मानना है कि जो शिक्षा के द्वारा ही राज्य में नैतिक व्यवस्था को बनाए रखा जा सकता है। प्लेटो के अगर आधार पर अगर देखें तो शिक्षा नीति सुधार का क्या है, एक माध्यम इनके द्वारा माना गया है, क्योंकि जो ये कहते हैं कि मानव आत्मा को किसी भी दिशा में क्या कहता है, रूपांतरित किया जा सकता है, ये इस चीज का है। तो जब अब मैंने कहा कि आपको कि ये संचार रहित ये मानते हैं, बेसिकली इस चीज को याद रखिएगा। अब अगर हम बात करें 22वें नंबर का प्रश्न, 22वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जॉन डीवी के दर्शन अनुसार सत्य किसको मानता है, ये जिसका वास्तविक महत्व हो, जिसका अर्थ हो, जिसका आकार हो, जिसका प्रकार हो। तो क्या मानते हैं, चलिए जिसे भी आता है आंसर, इसका आंसर दीजिए, जिसे भी इस प्रश्न का आंसर था। चलिए देखिए दोस्तों, बेसिकली अगर हम इन चीज़ों को देखें ना, तो इन्होंने जो भी समर्थन किया है जॉन डीवी की अगर मैं बात करूं, तो इन्होंने कहा है कि जिसका वास्तविक महत्व हो। ठीक है, अब 23वें नंबर का प्रश्न आप देख पा रहे हो कि श्री अरबिंदो ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया है। तो पुरातन, वैदिक या गुरुकुल शिक्षा पे या आधुनिक शिक्षा पे, तो किस पे बेसिकली इन्होंने बल दिया है। तो अगर अरबिंदो की अगर बात करें तो इन्होंने आधुनिक शिक्षा पर ही क्या दिया है, बल दिया है। ये कहते हैं कि आधुनिक शिक्षा को धारण किया जाना चाहिए, तो इसके बड़े प्रशंसक रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि ये गांधी जी के अनुसार शिक्षित व्यक्ति मानता है, गांधी के अनुसार अगर देखें तो शिक्षित व्यक्ति मानता है, किस चीज को मानता है? पूर्ण मानव बनने पर, साक्षर बनने पर, या विद्वान बनने पर, या अंग्रेजी शिक्षा जानने पर। तो बताइए जिसे भी आता है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है पूर्ण मानव बनने पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख पा रहे होगे 25वें नंबर का प्रश्न। 25वें नंबर का प्रश्न कह रहा है, स्वामी विवेकानंद ने किसकी सर्वोच्च धारणा प्रस्तुत की थी? रामायण की सर्वोच्चता, या फिर महाभारत की, या फिर ग्रंथों की सर्वोच्चता, या वेदों की सर्वोच्चता। तो दोस्तों, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात करें, जो उनके द्वारा जो धारणा प्रस्तुत की गई थी, तो ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, विवेकानंद ने हमेशा जो वेदों की सर्वोच्चता को इन्होंने किया था, इन्होंने बेसिकली माना है। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं 26वें नंबर का प्रश्न। यहाँ पर कह रहा है कि टैगोर के अनुसार सर्वोत्तम शिक्षा क्या है? ये कह रहा है कि जो ज्ञानी बनाए, जो सूचनाओं को दे, जो समस्त जीवों का मेल उत्पन्न करती है, या जो रोजगार दिलाए। तो ये टैगोर के अनुसार ये जो कहा गया है, तो वो आपको बताना है। तो दोस्तों, जो टैगोर हैं उनके द्वारा कहते हैं कि जो समस्त जीवों का मेल उत्पन्न करती है। ठीक है, ये आपको बताना जी। अब यहाँ पर देखिए अंतिम में प्रश्न की तरफ बढ़ना है। ये कह रहा है कि 27वें नंबर पर, गिज्जू भाई के विचारों में शिक्षा कैसी होनी चाहिए वर्तमान संदर्भ में? बेसिक लेकर देखें, जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए, या जो रोजगार दें, या जो सूचनाओं का भंडार हो, या फिर जो सिद्धांतिक हो। तो क्या मानते हैं? देखिए, वर्तमान समय में ये कहते हैं कि जो वर्तमान चुनौतियों का सामना करना सिखाए, वही क्या है? गिज्जू भाई की शिक्षा का एक विचार है। ठीक है, कैसी शिक्षा होनी चाहिए, इन्होंने इस प्रकार से ये धारणा दी है। 28वें नंबर का प्रश्न, सावित्रीबाई फुले ने भारतीय समाज में व्याप्त जो कुरीतियों को समाप्त करने के लिए एकमात्र माध्यम जो माना है, जो भारत में जो भी कुरीतियाँ चल रही हैं, उन कुरीतियों को समाप्त करने का एक जो माध्यम माना है, सत्य माना है, अहिंसा माना है, या फिर कहें शिक्षा माना है, या सूचना माना है। तो किस चीज़ को ये माना है? तो बेसिकली आप कोई बता रहे हैं। देखिए दोस्तों, उन्होंने शिक्षा को ही प्रमुख अधिकार या कहें हथियार माना है। जैसे आप सभी को ही पता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा गया कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो शिक्षा से ही जो व्यक्तित्व का क्या होता है, संपूर्ण विकास होता है। शिक्षा से ही हम अपने सपनों को पंख लगा सकते हैं, अपने समाज का हित कर सकते हैं, समाज और साथ ही अपने जो सपने हैं या अपने परिवार की जो आर्थिक स्थिति को हम बदल सकते हैं। तो ये जो बदल सकते हैं वो शिक्षा के बलबूते हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो। तो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब बहुत से करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।